हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, टॉप 50 प्रश्न लेकर आए हैं फिजिक्स का। टॉप 50 प्रश्न फिजिक्स का लेकर आए हैं जो हर कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों, है ना। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी विथ एसएस बायो सर को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें दोस्तों। आपके एक सब्सक्राइब से दोस्तों हमें बहुत ही मोटिवेट मिलती है, बहुत ही एनर्जी मिलती है दोस्तों, है ना। तो चलिए हम प्रश्न को देखते हैं। तो पहला जो कहता है आपका दोस्तों, कहता है यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल क्या कहलाती है। तो आपको बता दें कि यदि मैक संख्या 5 से अधिक हो तो ध्वनि की जो चाल कहलाती है वो अति पराध्वनि कहलाती है, हाइपरसोनिक कहलाता है ना। अति पराध्वनि कहलाता है, हाइपरसोनिक कहलाता है। चलिए दूसरा जो प्रश्न है वो कहता है कि यदि मैक संख्या 1 है, यदि मैक संख्या 1 है तो ध्वनि की चाल क्या कहलाती है। यदि मैक संख्या 1 है तो ध्वनि की जो चाल होती है पराध्वनिक कहलाता है। क्या कहलाता है? पराध्वनिक कहलाता है, सुपरसोनिक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सुपरसोनिक कहलाता है। तीसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो आपका जो तीसरा प्रश्न है वो कहता है कि ऊष्मा की 1 कैलोरी मात्रा कितने जूल के बराबर होता है। ऊष्मा की 1 कैलोरी मात्रा जो है कितने जूल के बराबर होता है। तो ये जो होता है आपका 4.186 जूल के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 कैलोरी जो होता है दोस्तों, 1 कैलोरी बराबर जो होता है 4.186 जूल के बराबर होता है ना। 1 कैलोरी जो होता है 4.186 जूल के बराबर होता है ना। चलिए चौथे प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कहता है कि ऊष्मा 1 किलो कैलोरी मात्रा, ऊष्मा 1 किलो कैलोरी मात्रा कितने जूल के बराबर होता है। अगर ऊष्मा बोले कि 1 किलो कैलोरी, 1 की केजी जो है वो कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है, तो ये जो है दोस्तों आपका 4146 जूल के बराबर होता है। 4146 जूल के बराबर होता है ना। चलिए पांचवा हम देखते हैं। तो पांचवा जो है वो आपका कहता क्या है। पांचवा कहता है कि एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर क्या होता है। तो एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो होता है वो 252 कैलोरी होता है ना। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर जो होता है वो 252 कैलोरी होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर जो होता है 252 कैलोरी होता है। कितना होता है दोस्तों? 252 कैलोरी होता है। चलिए हम छठे की ओर देखते हैं। यहाँ पे जो है 1 हो गया है। तो छठा जो कहता है वो कहता है कि फ़ारेनहाइट पैमाने का आविष्कार, फ़ारेनहाइट कहाँ से कहाँ के रहने वाले थे, है ना। फ़ारेनहाइट पैमाने का जो आविष्कार किए थे वो फ़ारेनहाइट जो है वो कहाँ के रहने वाले थे। तो ये जो है दोस्तों आपको जर्मनी के रहने वाले थे, है ना। फ़ारेनहाइट जो है जर्मनी के रहने वाले थे, जिसे हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता क्या है कि पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है। तो पारा जो है आपका -39 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जमता है ना। पारा जो है 39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। नेक्स्ट को जो कहता है कि अल्कोहल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है। तो अल्कोहल जो है आपका -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है ना। अल्कोहल जो है -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है कि पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। तो पारा जो थर्मामीटर का आविष्कार किया था वो फ़ारेनहाइट ने किया था। कौन किया था? फ़ारेनहाइट ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो 1 ग्राम जल का ताप जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता इसमें होती है।
चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 111 हो गया, 11 के जगह पे चलिए एक हम हटा देते हैं। कहता क्या है कि कितने डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो जल का घनत्व जो अधिकतम होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये जो है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ना, कि जल का घनत्व जो है अधिकतम कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो ये जो है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कुल्फी तथा आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें जो है नमक और सोडा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, नमक और सोडा मिलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस से हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस से जो है सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि दृढ़तांक किसका अनुपात है। तो दृढ़तांक जो है अपरूपण प्रतिबल के साथ अपरूपण विकृति का है। दृढ़तांक किसका अनुपात है, तो अपरूपण प्रतिबल के साथ साथ अपरूपण विकृति का भी है। चलिए नेक्स्ट कहता है कि पवन के अपवाहन क्रिया डिहेल्टिंग एक्शन के कारण बने गर्तों को क्या कहा जाता है ना। पवन के अपवाहन के कारण बने गर्तों को क्या कहा जाता है, तो उसे पलाया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, पलाया के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण है ना। तो विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण जो है वो ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है। ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा क्या है, कम है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। तो कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए ये जो है रेसा कांच का प्रयोग किया जाता है। किसका, रेसा कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कहता है कि प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है। तो प्रकाशीय तंतु जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के परिघटना पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। चलिए 20 की ओर हम चलते हैं। तो 20 जो कहता है कि मरीचिका का एक उदाहरण है। तो मरीचिका जो है दोस्तों ये प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है ना। मरीचिका किसका उदाहरण है, तो प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट कहता क्या है कि आकाश में नीला रंग प्रकट होना प्रकाश की कौन सी परिघटना है। तो ये जो है प्रकीर्णन है। क्या है, प्रकीर्णन है। लेंस किससे बना होता है, तो फ्लंट कांच से बना होता है। किसका बना होता है, फ्लंट कांच का बना होता है। नेक्स्ट कहता है कि वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है किसके द्वारा, तो ये गुरुत्व बल के द्वारा। वायुमंडलीय हवा जो है पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व बल के द्वारा। पहिए में बॉल बेयरिंग का ना काम है। पहिए में बॉल बेयरिंग का क्या काम है, तो गतिज घर्षण को बेलग्न घर्षण में बदलना है ना। गतिज घर्षण को बेलग्न घर्षण में परिवर्तित करना पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता क्या है कि लैम्बर्ट का नियम किससे संबंधित है। तो लैम्बर्ट का जो नियम है वो प्रदीप्त से संबंधित है। किससे, प्रदीप्त से संबंधित है। कहता है कि शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है आपका प्रतिध्वनि निर्धारण करते हैं। प्रतिध्वनि निर्धारण कहते हैं, रिसोनिक असेसमेंट कहते हैं, है ना। असेसमेंट इसको कहा जाता है। चलिए आगे कहता है कि कौन सा बल एक क्षयकारी बल है। तो घर्षण बल जो है आपका एक क्षयकारी बल है। घर्षण बल क्या है, क्षयकारी बल है।
चलिए आगे देखते हैं। कहता है यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव को क्या कहा जाता है? तो तीसरे ध्रुव को, चुंबक के तीसरे ध्रुव को परिणामी ध्रुव कहा जाता है। क्या कहते हैं? चुंबक के तीसरे ध्रुव को परिणामी ध्रुव कहा जाता है। लाइट क्या है? प्रकाश क्या है? तो ये एक प्रकार का ऊर्जा है। नेक्स्ट कहता है कि प्रकाश तथा विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी तरंग है? तो ये जो है अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तथा विद्युत चुंबकीय तरंग जो है कैसी तरंग है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? तो ये रोमर ने किए थे। कौन किए थे? रोमर ने किए थे। नेक्स्ट है कि प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ये जो होती है वायु तथा निर्वात में होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? वायु और निर्वात में होती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन जो टाइम है वो 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। 16.6 सेकेंड। अगर ऐसे देखा जाए तो 8 मिनट जो है 8 मिनट 15 सेकेंड टाइम लगता है। 8 मिनट 15 सेकेंड लगता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जो है 1 मिनट 28 सेकेंड लगता है। 1 मिनट 28 सेकेंड लगता है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि वे वस्तुएं जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। वे वस्तुएं जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो कांच में जो प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट कहता है कि तारपीन तेल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तारपीन तेल में जो प्रकाश की चाल है वो आपका 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 8 मीटर पर सेकेंड होता है। जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो जल में जो प्रकाश की चाल होता है वो आपका होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट कहता है कि रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल कितनी होती है? रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो ये जो है 1.96 × 10⁸ मीटर होता है ना? 8 मीटर होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है क्या कि नायलॉन में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो नायलॉन में जो प्रकाश की चाल होता है वो आपका होता है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना? नेक्स्ट है कहता है कि मेज, कुर्सी आदि किन वस्तुओं का उदाहरण है? तो ये जो है आपका नॉन लुमिनियस है ना, नॉन लुमिनियस अप्रदीप्त वस्तुएं जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो ये जो है आपका बैगनी का होता है। किसका होता है? बैगनी का होता है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो ये लाल का होता है। किसका? लाल का होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 है। कहता है प्रकाश का निचले पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की परिघटना को क्या कहा जाता है? तो ये जो है प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि प्रकाश के तरंग का सिद्धांत किसने दिया? तो ये हाइगेंस साहब ने दिए थे। कौन? हाइगेंस साहब ने दिए थे। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कौन सा लेंस इस्तेमाल करना चाहिए? तो ये जो है आपका अवतल लेंस है ना। क्या? अवतल लेंस। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि दो दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कौन सा लेंस इस्तेमाल करना चाहिए, है ना? कौन सा लेंस इस्तेमाल करना चाहिए? तो ये जो आपका उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है। चलिए नेक्स्ट कहता है कि सूर्य उगते और डूबते समय
लाल दिखाई देना प्रकाश की कौन सा परिघटना है? तो सूर्य उगते और डूबते समय जो प्रकाश लाल दिखाई देता है वो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। हीरे का चमकना किसका उदाहरण है? तो हीरे का जो चमकना है वो आपका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है। हीरे का जो चमकना है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। तो इसी के साथ जो है दोस्तों आपका आज का जो प्रश्न है वो समाप्त होता है। फिर हम अगले वीडियो जो है लेकर आएंगे आप लोग के सामने इसी तरह से। तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।